नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एटमी युद्ध का खतरा एक बार फिर यूक्रेन से लेकर अरब को डरा रहा है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन में सबसे बड़ा बारूदी विध्वंस हुआ है। कीव विजय के लिए अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर एक बार फिर सैकड़ों ड्रोन से भीषण हमला किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 600 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ बड़ा विध्वंस हुआ है। ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है क्योंकि पुतिन अब नेटो देशों पर भी बहुत आक्रामक हो गए। उधर उत्तर कोरिया भी रूस को बिना शर्त सैन्य समर्थन जारी रखेगा। यूक्रेन से लेकर अरब तक क्या होने वाला है, इसी बात से समझा जा सकता है कि अगले 24 घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और अरब को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले। उधर ईरान ने एक बार फिर इजरायल और अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की धमकी देकर एटमी युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे एटमी युद्ध का भय पूरी दुनिया को सता रहा है। देखिए, यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमलों से बड़ा विध्वंस हुआ है। इस बात को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना है। 600 से ज्यादा ड्रोन से हमले करके रूस ने एक बार फिर पुतिन के उस प्लान की पुष्टि कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि रूस हर दिन यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले का प्लान कर रहा है। पिछले कई दिनों से रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को सैकड़ों ड्रोन से दहला रहा है। उधर अरब में भी भारी विध्वंस की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान ने इजरायल पर न्यूक्लियर वेपन से हमले की धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो इजरायल को परमाणु हथियारों से तबाह कर देगा। ईरान के सपोर्ट में रूस ने भी इजरायल को न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी दी है, लेकिन इन धमकियों के बीच ईरान के शहर बारूदी विस्फोट से दहल रहे हैं। तेहरान का एक एयरपोर्ट धमाकों से दहल गया, जिसके बाद ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। तो ये 4 तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई, लेकिन देखिए, रूस से जंग के बीच यूक्रेन का सपोर्ट जारी है। नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। जर्मनी बहुत जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई करने वाला है। ये 3 तस्वीरें देखिए। जर्मनी अमेरिका से अत्याधुनिक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदकर यूक्रेन में सप्लाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस बात का खतरा बढ़ गया है कि नेटो के साथ रूस की सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उधर ईरान ने अमेरिकी बेस पर फिर से डायरेक्ट अटैक की धमकी दे दी है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले की चेतावनी दे दी गई है। यह चेतावनी खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने दी है। जाहिर है, नए अपडेट्स और नए बयानों के बीच मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक जंग का विस्तार हो सकता है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है। रूस के विनाशक हमलों से दहल गया यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर करीब 600 ड्रोन दागे। एक बार फिर बहुत बड़े हमले रूस के यूक्रेन पर। रूस ने यूक्रेन को 26 क्रूज मिसाइलों से दहलाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, 20 मिसाइलें तबाह करने का दावा है ज़ेलेंस्की का। और यूक्रेन के कई शहरों में रात भर हुए रूसी हमले। लवीव में गैस फैसिलिटी पर हमलों से भारी धमाके हुए। खार्किव में ड्रोन धमाकों से वेपन वेयर हाउस तबाह हो गया। सैन्य ठिकानों से लगे इलाकों में भीषण आग से तबाही मच गई। और यूक्रेन के लवीव में ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। लवीव, जो कि पोलैंड से बिल्कुल पास का शहर है, यूक्रेन की डिफेंस फैसिलिटी टारगेट कर रहा है रूस। लवीव में हमलों से इलेक्ट्रॉन प्लांट दहल गया। मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट में बरसे ड्रोन। हमलों के बाद भीषण आग से भारी नुकसान पहुंचा है। ये लवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैस फैसिलिटी पर भी हमलों से भारी धमाके हुए। तो 600 ड्रोन से अटैक किया है पुतिन ने यूक्रेन पर। ये 3 तस्वीरें, 3 खबरें देखिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, 20 मिसाइलें हमने तबाह कर दी। भीषण आग की चपेट में यूक्रेन के कई रिहायशी इलाके और डिफेंस फैसिलिटी टारगेट कर रहा है रूस। ये इसका सबूत है लवीव, जहां पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन प्लांट को निशाना बनाया और गैस फैसिलिटी जो है, जो बहुत अहम है यूक्रेन के लिए, वो उसको उन्होंने वहां पर टारगेट किया।
तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खार्किव में कैसे वेपन वेयर हाउस तबाह हुआ, ये आप देखिए। इसके अलावा लवीव मिसाइल यूनिट पर हमला किया गया, शाहेद ड्रोन हालांकि नष्ट किया वहां पर यूक्रेन ने, ये भी आप देख सकते हैं। तो ओडेसा, लवीव और खार्किव की तीन तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तीन विजुअल बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पुतिन के हमले रुक नहीं रहे हैं और इस बार और ज्यादा बड़ा हमला हुआ है। तो यूक्रेन में विनाशक हमले, शहर शहर तबाही, रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन के कई शहरों पर हमले हुए हैं, 600 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए। शाहेद ड्रोन अटैक से यूक्रेन थर्रा गया, लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए गए, 25 से ज्यादा क्रूज मिसाइल अटैक हुए। Tu-95, Tu-160 बॉम्बर से हमला हुआ। यूक्रेन का दावा, ज्यादातर हमले हमने नाकाम कर दिए। इसी बीच पश्चिमी यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक, पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बना रहा है अब रूस। मिसाइल हमलों से दहला चेर्निवत्सी शहर, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमले किए गए। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए एक बड़ी खबर डोनेट्स्क से आ रही है। डोनेट्स्क में रूस के भीषण हमले, यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया यहां पर रूस ने। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमले किए। और वॉर जोन में रूसी हेलीकॉप्टर M124 का प्रहार अब आपको दिखाते हैं। M124 हेलीकॉप्टर ने शाहेद ड्रोन को मार गिराया। हमलों में यूक्रेन के कई शाहेद ड्रोन तबाह हो गए। तो देखिए ये यूक्रेन का हेलीकॉप्टर है जिसको हमले में यूक्रेन के, अच्छा ये रूस का हेलीकॉप्टर है जिसने यूक्रेन के शाहेद ड्रोन को तबाह कर दिया। तो देखिए ये तीन बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक, डोनेट्स्क में रूस की भीषण एयर स्ट्राइक और हमलों में यूक्रेन के कई शाहेद ड्रोन तबाह हो गए। M124 रूसी हेलीकॉप्टर का ये कमाल हम आपको दिखा रहे हैं जिसने आसमान में शाहेद ड्रोन को तबाह कर दिया। लेकिन रूस के बारूदी हमले, धुआं धुआं यूक्रेन, कैसे आइए दिखाते हैं। हमला कैसे हुआ, ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और रॉकेट, इन सब से हमला किया है रूस ने। टारगेट पर क्या था? नंबर 1 था सैन्य ठिकाने, नंबर 2 पर रिहायशी इलाके, नंबर 3 पर अस्पताल, नंबर 4 पर एयरबेस और नंबर 5 पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां कहां यूक्रेन में अटैक हुए हैं? लगभग मान लीजिए पूरे यूक्रेन में अटैक हुए हैं, क्योंकि कीव, डोनेट्स्क, लवीव, ज़ापोरिजिया, लुहांस्क, सूमी, ओडेसा, खरसोन, माइकोलाइव, पोक्रोवास, पोल्टावा, हर बड़ी जगह पर हमला किया है रूस ने। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बड़े मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी एज डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है। जनरल चतुर्वेदी, ये जो 600 ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये बार बार हफ्ते दर हफ्ते हम देख रहे हैं, या बल्कि अब तो और जो ड्यूरेशन है वो कम हुई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हफ्तों में ही हम देख लेते हैं एक अटैक से बड़ा दूसरा अटैक, दूसरे अटैक से बड़ा तीसरा अटैक। यहाँ क्या आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव क्या है पुतिन का? इतने बड़े अटैक क्यों हो रहे हैं? बेसिकली जो रशिया का एंड स्टेट, जो उनका ऑब्जेक्टिव था ईस्टर्न यूक्रेन, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि कुछ दिनों में या जब भी होगा सीज फायर होगा, दे विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। इसलिए वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज जो यूक्रेन की हैं उनको तबाह कर रहा है, उनकी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म करेगा। और उसी लिए वो इतना लवीव बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पे वो पहले कभी नहीं अटैक करता था, आज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो आर्म फोर्सेस का कुछ यूनिट्स हैं और दूसरा मिसाइल के डिपोज हैं।
तो ये जो है वो उनको बर्बाद करेगा, इस तरह से उनकी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करेगा, जिससे कि यूक्रेन एक नेगोशिएटिंग टेबल पे जब आए तो उसका ओहदा बहुत कम हो। और यही उसकी एक आज के दिन है, जिस तरह से उसने अपने बढ़ाए हैं, अटैक्स बढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ जो यूक्रेन से कराई गई है, क्योंकि यूक्रेन तो खुद नहीं कर सकता, कुर्स्क में जाना, और दूसरा जो उन्होंने ड्रोन से वेरियस तमाम जगह रशिया के अंदर जाके हमले किए, उसका वो उनको पूरा हर तरह से वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी यूक्रेन को। और यही यूक्रेन के लिए बहुत इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे जो ज़्यादा एक कहा जाए जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है। उनका जो ग्रीनरी थी, हाँ। खेती और किसान वगैरह, उन लोगों को सफ़र करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। और जरूर जेलेंस्की को तो क्या आप ये कह रहे हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, तो क्या हम ये माने कि अब पुतिन केवल ईस्टर्न यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर अब पूरी उनकी नजर आ चुकी है? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो अभी जो हमले हो रहे हैं, ये पिछले एक हफ्ते में 500 ड्रोन से ज़्यादा का अटैक और प्रोजेक्टाइल्स मारे गए हैं। उसके पीछे जो है वो क्षेत्र कहाँ रहा है? वो क्षेत्र रहा है वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ ज़्यादा फोकस रही है हमले। क्यों? क्योंकि लुट्स्क जो है वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कि जितने, देखिए सारी कहानी में ट्विस्ट जब आया है जब ट्रंप ने कहा कि वो तैयार हैं यूक्रेन को असला देने के लिए, और जो भी इसको वॉर वेजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, एमुनेशंस और वेपन्स, वो सब उनको देने को तैयार हैं। हालांकि वो भी एक शर्त उसमें ये है कि वो 100% भुगतान पे ही देंगे और वो नाटो कंट्री के थ्रू आएंगे। लेकिन जब से ये उन्होंने डिक्लेयर किया उसके बाद से ही रशिया ने, मतलब कोलिशन ऑफ विलिंग की बात कर रहे हैं आप? कोलिशन ऑफ विलिंग की बता बात दूं कि लुट्स है वहां पर, जितने भी वेस्टर्न कंट्री से एड आती है, मिलिट्री एड, वो लुट्स में आती है। तो ये वो बता रहे हैं भाई हमारी रीच है, आपकी एड आएगी, अगर निशाना बनाएं तो आप उस पर ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम निशाना बनाएंगे। आप जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज हेल्प करने जा रहे हैं, नाटो कंट्रीज खरीदेंगे अमेरिका से और फिर वो देंगे जेलेंस्की को। तो इसको मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि आप लाइए, हम उसको जरूर निशाना बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रूस के हमलों पर जेलेंस्की का बयान आ गया है। रूस ने कई इलाकों पर हमला किया है। जेलेंस्की खुद इस बात को यहां पर वेरीफाई करते हुए, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर अटैक किए गए हैं। शाहिद ड्रोन से कई इलाकों में हमले, जेलेंस्की खुद इसको कंफर्म करते हुए। तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस ने हमारे कई इलाकों पर हमला किया, शाहिद ड्रोन से कई इलाकों में हमले हुए हमारे, ये कहते हुए जेलेंस्की। रूस पूरी दुनिया के लिए खतरा है, यह भी कहा जेलेंस्की ने। मॉस्को यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं, जेलेंस्की एक बार फिर यह कहते हुए, वो बार बार कह रहे हैं रूस यूक्रेन के साथ यूरोप पर भी हमला करेगा, जेलेंस्की ने कहा। और वॉर जोन में यूक्रेन ने पलटवार किया है, ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमला, हमले में रूस के कई इलाके ध्वस्त। वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार, ड्रोन से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने भी हमला किया और रूस के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है, कई इलाके ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन जेलेंस्की का एक ही बयान जो एक बार फिर से बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि मॉस्को केवल कीव तक या यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, वो यूरोप तक आएगा। यानी यूरोप के देश भी खतरे के आसपास हैं और उन्होंने अगर हमारी मदद नहीं की तो ये रूस नाम का खतरा यूक्रेन को पार करके यूरोप तक जाएगा, ये कहते हुए जेलेंस्की। और वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार, रूसी हमलों को किया नाकाम, जर्मन लेपर्ड टैंक ने मार गिराए रूसी ड्रोन। मॉस्को यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं, ये कहते हुए जेलेंस्की। दूसरी तरफ हमलों से रूस के कई इलाके ध्वस्त के, ड्रोन हमलों से कई रूसी इलाके ध्वस्त किए यूक्रेन ने। और फिर जो जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिले हैं, उनसे यूक्रेन ने पलटवार किया और कई रूसी ड्रोन को मार गिराया। त्रिवेदी, मतलब ये बात तो लगातार जेलेंस्की कह रहे हैं
लेकिन क्या इस बार के और पिछले बयानों में आप कोई डिफरेंस देखते हैं? जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई ये कीव तक नहीं रुकेंगे, ये यूरोप तक आएंगे, क्या इसका एक मकसद ये भी है कि यूक्रेन और जो वेस्ट से जो उनको हथियार मिलने में अब थोड़ी सी जो जिसका पेस स्लो हुआ है, वो चाहते हैं और हथियार उनको दिए जाए, या वो वाकई में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप जो जब जेलेंस्की को सुन रहे थे तो लग रहा था कि एक हताश लीडर बात कर रहा है, क्योंकि उनके में जो जोश और जो एक राष्ट्र का लीडर के में होनी चाहिए वो बात नहीं थी। वो इस वक्त बैटल फटीग है पूरे यूक्रेन में, और जब इस तरह से हार रहे हैं, काफ़ी लोगों को वो खो चुके हैं, अपने देशवासियों को, पूरा राष्ट्र बर्बाद हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि दूसरे भी मेरे को मदद करने आए, क्योंकि देयर इज ए बैटल फटीग इन यूक्रेन नाउ। इसलिए वो नेटो को डरा रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो कल को आपके ऊपर रूस हमला करेगा। मतलब आप यहाँ नहीं डरा रहे हैं रुकेगा। वो डरा के चाहते हैं कि नेटो किसी तरह से इस जंग में आ जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी देश जेलेंस्की की मदद फिजिकली करेगा, मतलब जो ट्रुप्स वगैरह भेज के कोई नहीं करेगा। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, वेपन्स एंड इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, ये सब दे देंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड वो नहीं। और इसलिए जेलेंस्की को एज ए गुड लीडर अब समझना चाहिए जो उनके राष्ट्र हित में है वो डिसीजन लें, ना कि वो किसी दूसरे के प्रॉक्सी बन के या पुतले बन के काम करें। इसलिए मैं नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन है? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या उनके पास ऑप्शन है कि वो फ्रीली काम कर सकें इस हालत में, जहां पर अगर वो अमेरिका से मदद ना लें, वेस्ट से मदद ना लें, तो क्या वो 2 दिन भी सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल है। और जिस प्रकार से जो चीज़ें बदल रही हैं ट्रंप के आने के बाद, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम जो है लगातार बदल रहा है। कभी हम शांति की तरफ जाते हैं और कभी सुनते हैं कि वो अग्नि में और घी डालेंगे और आहुति देंगे। तो लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ है, कल सोमवार है और कल जो है कीथ कैलॉग जो US स्पेशल एनवॉय हैं, जिसको कि ट्रंप ने रखा है कि शांति आए रसिया, और उसके लिए उन्होंने उनको नियुक्त किया है। और जो जा रहे हैं कल यूक्रेन जा रहे हैं ताकि इस दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकें। साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि कल सोमवार को वो एक विशेष जो है घोषणा करने वाले हैं रक्षा के बारे में। तो ये पूरा विश्व इसमें इंतजार कर रहा है कि 2 जो गतिविधियां होने वाली हैं कल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर क्या होता है। लेकिन देखिए, इसी बीच वॉर जोन में लगातार वार पलटवार तो चल ही रहा है। अब यूक्रेन का पलटवार दिखाते हैं। रूसी हमलों को नाकाम किया है यूक्रेन ने। जर्मन लेपर्ड टैंक ने कई रूसी ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकते हैं पुतिन। बहुत बड़ी खबर, ब्रिटिश सेना के पूर्व ऑफिसर का यह बड़ा दावा। न्यूक्लियर अटैक पर विचार कर रहे हैं पुतिन। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन, यह कहा है एक ब्रिटिशर ने। रूसी सेना के पास घटते संसाधन से दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए न्यूक अटैक की आशंका। देखिए, ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, सनसनीखेज दावा, कि यूक्रेन पर परमाणु अटैक अब संभव है, पुतिन कर सकते हैं ऐसा। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या है ये। तो क्या यूक्रेन पर परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? खबर क्या है? यूक्रेन पर परमाणु अटैक का विचार कर रहे हैं पुतिन। वजह, रूसी सेना के पास भी अब इस 3 साल की वॉर में संसाधन कम हो चुके हैं और आगे बढ़ने में उनको मुश्किल हो रही है। स्थिति क्या है? रूस को भारी रूप से सैनिकों का और उपकरणों का, हथियारों का, इन सब का नुकसान हुआ है, चाहे वो वहां पर टैंक्स हो, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो, बहुत सारा नुकसान हुआ है। बड़ी बात है, 2024 से अब तक 5000 वर्ग किलोमीटर पर रूस ने कब्जा कर भी लिया है। रूसी सेना हर रोज 50 मीटर आगे बढ़ रही है। तो दुनिया के लिए 24 घंटे बेहद अहम है। जिस 24 घंटे का जिक्र अभी हम कर रहे थे, क्यों अहम है, जल्दी से आपको इस बिग वॉल पर दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर। देखिए, अमेरिका रूस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध मुमकिन, अब अगले 24 घंटों में प्रतिबंध से रूस पर बड़ा असर पड़ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि जो लोग रूस के साथ व्यापारिक संबंध रख रहे हैं उनके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से कुछ आ जाए। दूसरा, रूस यूक्रेन पर 600 से ज्यादा हमले, रूस पर बड़ा हमला मुमकिन, यानी रूस पर एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है। इस बीच नॉर्थ कोरिया जंग में पुतिन के साथ किम, नेटो देशों पर हमले का खतरा। तो किम जोंग उन एक कैरेक्टर लगातार इस वॉर में शामिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कैरेक्टर अब बड़ा होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकियों के बीच रूस की बड़ी तैयारी। पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने का बहुत बड़ा प्लान बनाया है पुतिन ने। हमले को तैयार है रूस के Tu-95 बॉम्बर।
TU-160 और MiG-31 से भी भीषण हमले। हजारों गिरान 2 ड्रोन से हमला करेगा रूस। तो रूस के बॉम्बर क्या कर सकते हैं ईरान में, आपने देखा है। अब ये बॉम्बर क्या करेंगे, क्या इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी जंग की तैयारी कर रही है रूसी सेना। ये जानकारी भी आ रही है, रूस की कद्र बटालियन की विध्वंसक तैयारी। सुरक्षा बलों को ड्रोन डिफेंस की सटीक ट्रेनिंग दी जा रही है। रियल टाइम पोजीशन में हमले नाकाम करने का ऑपरेशन, मैन पैड लॉन्चर से सटीक हमलों का अभ्यास। तो लेकिन अभी जो एक खबर मैंने आपको बताई, वो खबर अभी मैंने छोड़ी नहीं है। क्या परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन? क्योंकि उसके आगे तो फिर सब खबर छोटी हो, हर खबर छोटी हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3, तीसरा विश्व युद्ध, इसकी आशंका में यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक पर विचार, ये एक रिपोर्ट कहती है। ब्रिटिश सेना के पूर्व अफसर का बहुत बड़ा दावा, हथियारों और सैनिकों के भारी नुकसान से पुतिन नाखुश हैं। यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए न्यूक्लियर अटैक भी संभव है। जनवरी 2024 से सिर्फ 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी कब्जा हो चुका है। खार्किव में रूस को सिर्फ 50 मीटर रोजाना की बढ़त है, जो पुतिन के लिए नाकाफी है शायद। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की रोजाना बढ़त से भी कम है रूसी बढ़त, और इसीलिए सवाल यह है कि क्या पुतिन ऐसा करेंगे। जनरल चतुर्वेदी, एक छोटा सा कमेंट आपका, क्या वाकई आपको लगता है पुतिन ऐसा कुछ करेंगे? ये सब नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये परसेप्शन बैटल है, परसेप्शन मैनेजमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और बताइए, ब्रिटेन के एक पूर्व वेटरन बोल रहे हैं कि वो हमला कर सकता है जी। अगर इस तरह का जब होता है तो जो एक कमजोर देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर होता है, उससे एक तरफ से हो सकता है। लेकिन रशिया जब जो चाह रहा है वो उसे हासिल हो रहा है, वो न्यूक्लियर अटैक, और वो भी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में, ये मैं नहीं समझता कभी मुमकिन होगा। रशिया जो चाह रहा है उसको हासिल हो रहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसमें ब्रिटेन को जितनी बढ़त हासिल हो रही थी उतनी भी रूस को हासिल नहीं हो पा रही। बिल्कुल, जो उसका जो एम था वो ईस्टर्न यूक्रेन था। हाँ। एक बफर जोन चाहिए था उसको नेटो और अपने बीच में, इसलिए उसने ये ईस्टर्न यूक्रेन का जो पोर्शन उसने हासिल कर लिया है, और वो कभी नहीं देगा, चाहे किसी भी तरह का नेगोशिएशंस हो, कुछ हो। अब जेलेंस्की को समझ लेना चाहिए कि ईस्टर्न यूक्रेन उनके बाउंड्री से निकल गया है। ओके। और इसलिए वहां पे अगर न्यूक्लियर, तो रशिया का भी कोई कम नुकसान थोड़ी होगा अगर न्यूक्लियर वेपन्स, और क्या हासिल करेगा? कुछ भी नहीं, एक विध्वंस होगा, लोग मारे जाएंगे और बहुत दिनों तक रेडिएशन होगा। आप कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, जनरल चतुर्वेदी सर की अगर बात का और विश्लेषण हम ब्रॉड लेवल पर करें, तो एक तो दोनों की बाउंड्रीज मिली हुई हैं, फिर भले ही दो देश लड़ रहे हों, लेकिन दोनों देशों में सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं, दोनों के देशों का लोगों का आपस में आना जाना है। और जब इतना बड़ा बॉर्डर मिला हुआ है, तो ऐसा, और यूक्रेन इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि जहां पर ऐसा कौन सा न्यूक्लियर हमला किया जाए जिसका असर रूस तक ना आ जाए। एम आई राइट सर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने भी न्यूक्स को छेड़ा नहीं है। हाँ। पहली बात, क्योंकि सब जानते हैं कि इससे नुकसान जो होगा क्या होगा, और वो विश्व अभी तैयार नहीं है सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी जब यूक्रेन की जो हालत है उसमें क्या उसके पास बचाव करने के लिए, तो इस प्रकार की जो ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये हो सकता है कि ये जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट रिलीज की गई हो, जैसे कहा गया पिछले हफ्ते कि ऑडियो रिलीज किया गया था उनके ट्रंप के कि भाई करने का। तो ये सब जो है एक तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि पुतिन के बड़ा क्लियर है उनका ऑब्जेक्टिव कि उनको जो है डोनबास का एरिया ले लिया है, और वो चाहते हैं कि अब नेगोशिएशन टेबल पर जब आए, तो देखिए, ये हम पूरा विश्व जानता है कि जेलेंस्की भी जान चुके हैं कि डोनबास जो है ईस्टर्न यूक्रेन के हाथ से जा चुका है। अमेरिका तक भी जानता है, और जो वार्ता होगी वो जो रिवर है, डनपर रिवर है, शायद उसके ऊपर हो सकती है कि वहां पर एक बाउंड्री बना दी जाए। लेकिन विश्व आणविक युद्ध बिल्कुल मेरे हिसाब से, मेरे आंकड़ों के हिसाब से उसकी संभावना शून्य है। तनाव बढ़ सकता है। ये इस प्रकार के एक नैरेटिव सेटिंग की बात है, जैसे पहले भी मैंने कहा है कि ये अब आणविक जो वो है हमारे हथियार, वो अब एक विध्वंसकारी नहीं रहे, वो राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार बन गए। तो उसी के माध्यम से जो है बातें कही जा रही है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का कोई खतरा है। इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर है, रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का हमले में रूस के कई टैंक तबाह।
तो यूक्रेन की ब्रिगेड भी लगातार अटैक कर रही है और कई टैंक रूस के तबाह कर दिए हैं उसने। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूस का ड्रोन भी ध्वस्त किया। पहले ये देख लीजिए रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का हमला। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस का ड्रोन ध्वस्त किया। जलता हुआ ड्रोन नदी में गिरा है, जलता हुआ ड्रोन। खार्किव पर रूस ने हमला किया था, यूक्रेन ने रूस का ड्रोन ध्वस्त किया। जलता हुआ ड्रोन, ये तस्वीरें देखिए, नदी में गिरा है। ऐसे विजुअल्स केवल आपको टीवी नाइन भारतवर्ष में मिलेंगे, क्योंकि वॉर कवरेज का नंबर 1 चैनल है ये, और लगातार हम आपको इस वॉर के बारे में एक एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जलता हुआ ड्रोन। यूक्रेन ने रूस का जो ड्रोन ध्वस्त किया वो जलता हुआ खार्किव में किस तरह से गिरा वो देखिए आप। लेकिन एक और बड़ी खबर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं और बात करेंगे, अगले 24 घंटे में ट्रंप करने वाले हैं एक बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं ट्रंप। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में रूस पर बड़े फैसले का ऐलान संभव। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में अपनी कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने दावा किया था रूस और यूक्रेन की वॉर खत्म करवाने का। वो तो करवा नहीं पाए, अलबत्ता 5 बार पुतिन से ट्रंप की बात हो चुकी है, लेकिन ये वॉर और ज्यादा भड़क रही है। और लास्ट टाइम जो बात हुई थी उसके बाद तो ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं बहुत निराश हूं और पुतिन अपना लक्ष्य हासिल करने तक रुकेंगे नहीं। लेकिन अब ट्रंप क्या करेंगे, 24 घंटे में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका पर रूस नए प्रतिबंध लगाएगा, रूस पर अमेरिका। और रूस पर प्रतिबंध के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक आएगा। आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए यूएस संसद में विधेयक, रूस को कमजोर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर जुर्माना लगेगा। 24 घंटे बाद संसद में ऐलान कर सकते हैं ट्रंप, आयात करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ मुमकिन है। कौन कौन प्रभावित होगा इससे? रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार, जो मैं आपको बता रहा था अभी, भारत और चीन इससे प्रभावित होंगे। प्रतिबंध से भारत को नुकसान हो सकता है। रूस से चीन और भारत करीब 70% तेल गैस खरीदते हैं। रूस के कुल उत्पादन का या रूस के कुल निर्यात का, उसमें अगर ऐसे प्रतिबंध आएंगे तो जाहिर सी बात है कि असर तो आना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिया है। पेंटागन की घोषणा के बाद मदद शुरू। पहले ट्रंप ने हथियार देने से मना किया था, यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद की मदद। तो ट्रंप पहले तो कह रहे थे कि नहीं, हम अब हथियार नहीं देंगे और यूक्रेन में को फंडिंग भी रोकेंगे। लेकिन बाद में जेलेंस्की के साथ जो व्हाइट हाउस में, जो ओवल ऑफिस में उनकी वो बहुत जो वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद फिर वो मिले G7 के बैकड्रॉप में और वहाँ पर बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। फिर यूक्रेन को हथियार देने की बात हुई। यूक्रेन को हथियार देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो जैसा कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं, वो बिल्कुल आप उनको भांप नहीं सकते, वैसे कुछ यहाँ भी हो रहा है। अब आप देखिए, आपको बताते हैं कि यूक्रेन को कौन कौन से देश हथियार सप्लाई अभी कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वालों में जर्मनी, जिसने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए, हालांकि अमेरिकन है, टॉरस मिसाइल दी है। ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो और असराम मिसाइल दी है। नॉर्वे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए नॉर्वे ने। फ्रांस ने मिलान गाइडेड मिसाइल दी है। पोलैंड ने रिकॉनिसेंस ड्रोन दिए हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने भी भर भर के असलाह और हथियार भेजा है यूक्रेन को। लेकिन मुझे जनरल चतुर्वेदी आप बताइए, ट्रंप के सैंक्शंस, या ट्रंप से पहले भी, जब ट्रंप नहीं थे, जो बाइडेन जब थे, जब ये वॉर शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाने में कोई कमी की थी क्या? अब ट्रंप और कौन सा नया सैंक्शन लगा देंगे जिससे रूस पे असर होगा? देखिए, सैंक्शंस का रियली में कोई एक आप ये केवल मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, उस तरह की बात है। इसके बियॉन्ड उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। सैंक्शन के बावजूद भी अमेरिका ने कितने सैंक्शन, नेटो ने कितने सैंक्शन लगाए हुए हैं पिछले 3 साल से रशिया के ऊपर, कुछ फर्क नहीं हुआ रशिया के ऊपर। रशिया का ट्रेड बैलेंस बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। और भारत और चीन, अगर हम लोग वहाँ से ऑयल खरीद रहे हैं, कैसे मना कर सकते हैं? कैसे हमारे ऊपर, किस डील के थ्रू हमारे ऊपर वो जुर्माना लगा सकते हैं? ये सब
ट्रम्प तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ट्रम्प तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प जो करेंगे उसके असर के लिए उसका असर क्या होगा? मतलब उससे क्या यूक्रेन को क्या फायदा होगा? जनरल चतुर्वेदी, वो यूक्रेन के फायदे के लिए नहीं, वो रशिया के ऊपर थोड़ा दबाव डालना चाह रहे हैं। रशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रशिया उसी जो अपने उसके वॉर एम्स हैं, जो राष्ट्र हित के उसके एक्शंस हैं, वो करता रहेगा। क्योंकि अगर आप पुतिन की पर्सनालिटी आपने पिछले 3 साल में देखी है, उन्होंने एक भी जगह नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो वैसे ही रहेंगे। एक स्ट्रांग लीडर हैं, उसी तरह से बर्ताव करेंगे। वो अमेरिका से भी डरने वाले। लेकिन देखिए, इसी बीच एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। 24 घंटे में क्या ऐलान होगा उसके बारे में तो अभी हम और बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। जंग के बीच उत्तर कोरिया ने बड़ा ऐलान किया है। रूस को बिना शर्त मदद जारी रहेगी, किम जोंग उन ने कहा है। रूस को हर तरह की सैन्य मदद मिलेगी, किम जोंग ने कहा है। उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव से मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने यह घोषणा की है। तो रूस को पहले हथियार दिए किम जोंग उन ने, फिर अपने ट्रूप्स भेजे। कुर्स्क की लड़ाई में कई सारे नॉर्थ कोरियाई सैनिक मारे गए, इसके लगातार दावे किए गए, इसकी तस्वीरें आई, इसकी खबरें आई। अब वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि हम रूस को मदद करते रहेंगे। तो रूस यूक्रेन में महायुद्ध, पुतिन के साथ किम जोंग उन। देखिए, रूस को बिना शर्त नॉर्थ कोरिया का समर्थन, यूक्रेन के खिलाफ जंग में समर्थन जारी रहेगा। हर तरह की सैन्य सहायता मिलती रहेगी, सैनिक के अलावा हथियार से भी मदद। करीब 30,000 कोरियाई सैनिक, उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के साथ। अभी उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग जीतना जरूरी है, यह कहना है किम जोंग उन का। बड़ा सवाल, क्या उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन जाकर भी जंग लड़ेंगे? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, एक छोटा सा आपका कमेंट, फिर मैं अगली खबर पे जा रहा हूँ। देखिए, 2 बातें आई हैं। लारोव और किम जोंग के बीच में जो वार्ता हुई है, उसमें एक तो आपने बता दिया कि जो है वो कोरिया जो है हेल्प करेगा रशिया की हर कंडीशन में। साथ में 40% एम्यूनेशन जो है वो जो जितना भी रशिया ने यूज़ किया है पिछले 1236 दिनों में, उसमें से काफ़ी 40% जो है वो कोरिया से आया था। तो बहुत बड़ी सहायता की है। और जहाँ तक उनके रिसोर्सेज की कमी की बात है, तो कोरिया एक बहुत सबल तरीके से रहा है। जहाँ तक बात है ऑयल की भी, मैं उसके बारे में जल्दी बता दूं कि अगर जो पेनल्टी लगाते हैं 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? नेटो कंट्रीज प्रभावित होंगे, क्योंकि जो ऑयल जो गुप्त रूप से रशिया से आता था, वो के जो शिप के माध्यम से वो जाता था यूरोपियन कंट्रीज के पास। तो उनकी एनर्जी प्रॉब्लम होने वाले, जो ईरान पर कितने सैंक्शन लगाए गए, ईरान से भी जो है चाइना को जो है छुप के जो है तेल जाता रहा। उन्होंने पेपर्स कुछ और बनाए और तेल भेजा गया। तो ये सैंक्शन कितने में लगा लें, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट विश्व में ऐसी जबरदस्त है कि उसको आप रोक नहीं सकते। तो ठीक है, टैरिफ में एक मतलब आप कह रहे हैं कि सैंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नॉर्थ कोरिया तो लगातार रूस के साथ है ही, तो उसको तो डिस्काउंट करके वेस्टर्न कंट्री चली रहे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, नॉर्थ कोरिया से जुड़ी खबर है। इस युद्ध में रूस और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ गया है। नॉर्थ कोरिया के लगातार सैनिक जा रहे हैं रूस, नॉर्थ कोरिया से हथियार जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद दी जा रही है। 40% गोला बारूद नॉर्थ कोरिया ने दिया है रूस को। यूक्रेनी खुफिया विभाग के चीफ का यह दावा है। उधर यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया को नुकसान भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया को नुकसान नहीं हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चर बर्बाद। तो कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है, यह समझिए। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और किम जोंग। डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में रूस के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पुतिन कह रहे हैं और लगातार अपने इरादे जता भी रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में वो झुकेंगे नहीं। 3 साल से लड़ रहे हैं, अमेरिका के दबाव में झुके नहीं। किम जोंग नॉर्थ कोरिया में रूस के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने किम जोंग उनसे मुलाकात की है, और एक नया गठजोड़ सामने आया है। बड़ी बात क्या है? अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का माहौल अब बन रहा है, और जो अलाइनमेंट हो रहा है, जो अगेंस्ट हैं और जो दोस्त हैं, वो आसपास साथ साथ आ रहे हैं। अब रूस को अमेरिका के कड़े एक्शन की यहां पर आशंका है। अमेरिकी एक्शन से पहले रूस भी सक्रिय हुआ है। अमेरिका की ग्लोबल घेराबंदी में जुट गया है रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका को बड़ी चेतावनी। कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य ड्रिल को बताया खतरा। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा लावरोव ने।
परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा है, यह कहते हुए लावरोव तो अमेरिका और जापान की ड्रिल, रूस की चेतावनी। उत्तर कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य अभ्यास से रूस भड़क गया है। रूस ने क्या कहा है? रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका कोरिया के पास अमेरिका की सैन्य ड्रिल को बताया खतरा। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा है लावरोव ने। परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा है। ड्रिल में अमेरिकी विध्वंसक हथियार शामिल हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स भी शामिल हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए, ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। ओहो, अभी तक यूरोप था, ब्रिटेन तक जा रहा है रूस। रूस और ब्रिटेन में हो सकती है भीषण जंग। ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख पैट्रिक सैंडर्स ने यह चेतावनी दी है। तो रूस क्या ब्रिटेन तक हमला करेगा? देखिए, ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख पैट्रिक सैंडर्स ने चेतावनी दी है। रूस और ब्रिटेन में हो सकती है भीषण जंग। नेटो देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकता है रूस। वर्ष 2030 तक रूस की सेना जंग छेड़ सकती है। ब्रिटेन पर रूस का हमला नेटो से जंग माना जाएगा। पैट्रिक सैंडर्स ने क्या कहा है? रूस के खिलाफ ब्रिटेन को तैयारी करनी होगी। ब्रिटेन को एयर डिफेंस मजबूत करना होगा। मिसाइल हमलों से बचने के लिए बंकर बनाने होंगे। सेना को हाईटेक हथियारों से लैस करना होगा। सेना में और जवानों की संख्या बढ़ानी होगी। इसी बीच जर्मनी के चांसलर मर्ज का बड़ा बयान आया है। मर्ज ने कहा कूटनीति के रास्ते खत्म हुए। मर्ज ने कहा जर्मनी हर हाल में यूक्रेन के साथ। तो यूएस से जर्मनी की डील, यूक्रेन के लिए हथियार खरीद रहा है यहां पर जर्मनी। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देगा जर्मनी। अमेरिका से हथियारों की डील कर रहा, यूएस से पेट्रियट सिस्टम खरीद रहा। यूक्रेन में पेट्रियट की कमी से जर्मनी परेशान। पेट्रियट यूक्रेन को देना चाहता है जर्मनी। तो यानी जो पेट्रियट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो जर्मनी खरीद रहा है यूक्रेन के लिए। ये जो वाया चल रहा है, ये अभी जो एक नेटो का एक नियम आया जनरल चतुर्वेदी की 5% आपको अपना डिफेंस बजट करना है। ये इसीलिए आया है कि अब ये वाया जाए, या जो कोलिशन ऑफ विलिंग आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेटो देश शामिल होंगे लेकिन वो नेटो की मदद नहीं मानी जाएगी। ये नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं यूक्रेन को मदद देने के लिए। बिल्कुल सही है, ये एक तरीका है यूक्रेन को देने के लिए। वो अमेरिका हमेशा कहेगा कि हमने तो जर्मनी को दिया, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जर्मनी किसी और देश को भी दे सकता है। नॉर्मली जब हम किसी से लेते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में होता है कि ये हथियार हम किसी और को नहीं देंगे, लेकिन इस तरह की आपस में जो एक सहमत होती है वो रहेगी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कोऑर्सिव डिप्लोमेसी इज एट इट्स पीक। डेटरेंस इज बीइंग डिप्लॉयड इन इट्स ऑल इट्स फॉर्म्स। वही हो रहा है, नेटो की तरफ से भी हो रहा है। वो उनके पूर्व सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन को डेफिनेटली दे नीड टू हैव प्रिपेयर देमसेल्व्स बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूके जो उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी, नेवी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन लैंड फोर्सेस और एयर फोर्स डेफिनेटली यूके नीड्स टू डू अ लॉट। तो उसके लिए आगाह कर रहे हैं कि उनको प्रिपेयर कराने के लिए 5% अगर नेटो का डिफेंस बजट बढ़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होता। डिफेंस अगर आपको अपने आप मजबूती लानी है तो उसमें समय लगता है, इक्विपमेंट में, उसके बाद उसको ड्रिल्स वगैरह ट्रेनिंग में, और पूरा आपको टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी बनाने में बहुत समय। इतनी आसानी से कि आज आपने डिसीजन लिया और कल हो गया, ये नहीं, ये बहुत लॉन्ग पीरियड का समय होता है इसमें। ठीक है, देखिए इसी बीच अब हम बात करते हैं एक और वॉर जोन की, जो एक बार भड़का और कुछ दिन चला और वो एक बार फिर से वहां पर वॉर छिड़ सकती है। वो है ईरान और इजराइल, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। तेहरान के एयरपोर्ट के अंदर भी धमाके की खबरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर उठता दिखा है काला धुआं। धमाके पर ईरानी टेलीग्राम चैनल की यह रिपोर्ट है।
तो यहां तो सीज फायर है, तो फिर ये हमला हुआ कहां से? और तेहरान के एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विस्फोट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। विस्फोट पर मेहराबाद एयरपोर्ट का आधिकारिक बयान आया है। एयरपोर्ट परिसर के बाहर धुआं उठता दिखा है। एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशन हालांकि जारी है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर है, इजरायल को परमाणु हमले से तबाह कर देगा ईरान। इजरायल पर न्यूक्लियर वेपन से हमले की धमकी। ईरानी सांसद के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी की चेतावनी। न्यूक्लियर अटैक कर इजरायल को तबाह करने की तस्वीर जारी की। गाजा और वेस्ट बैंक में भी न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग। तो आइए आपको तीन बड़ी खबरें एक साथ दिखाता हूं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाका। विस्फोट के बाद मेहराबाद एयरपोर्ट का बयान आया है कि हमने यहां पर अब चीजें सही की हैं थोड़ी, लेकिन अभी भी यहां पर दिक्कतें हैं। इजरायल में परमाणु हमले को लेकर जानकारी सामने आई है। पर इजरायल पर परमाणु वेपन से हमले की धमकी दी गई है और इजरायल को परमाणु हमले से मिटा देगा ईरान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी का बयान है। इजरायल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा ईरान। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का यह बड़ा दावा है। ईरान परमाणु बम के इस्तेमाल को तैयार है। फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने चेतावनी दी है और शायद वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो वो मिटा देगा इजरायल को और उस पर परमाणु अटैक करेगा। लेकिन ईरान कैसे परमाणु हमला करेगा, क्यों कह रहे नेतन्याहू, आइए समझाते हैं आपको। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान यूरेनियम संवर्धन कर परमाणु बम बनाने में जुट गया है। इजरायल पर परमाणु बम से हमले को तैयार है ईरान। ईरान ने परमाणु बम बनाया तो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। इजरायल को मिटाने के लिए ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसी बीच क्या वाकई ईरान परमाणु हमला करेगा? क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है? यही तो सवाल है। क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है? इसी को लेकर तो पूरा ये हंगामा हुआ है। इसी को लेकर तो ये युद्ध लड़ा गया है। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हमले की ताकत है जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं? क्या परमाणु हमले की बात कर नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमले का एक ग्राउंड तलाश रहे हैं, वजह तलाश रहे हैं? क्या ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने ट्रंप को राजी कर लिया इसके लिए? अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट अटैक करेगा ईरान, यह भी कहा उन्होंने। एक बड़ी खबर आई है, कतर में अमेरिकी अल उदीद बेस पर हमले की चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अमेरिका को हमले की वार्निंग। अब यह खामनेई का बयान है, अमेरिकी बेस पर फिर से हमला कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी साइट तक पहुंच सकते हैं, यह कहा खामनेई ने। तो अमेरिका पर हमला करेगा ईरान। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो हम पर हमला करेगा, खामनेई कह रहे हैं कि हम अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस ईरानी सेना के टारगेट पर है। कतर में अल उदीद बेस पर फिर से हमला कर सकता है ईरान। अल उदीद पर हमला बड़ा संकेत था और यह दोहराया जा सकता है, यह खामनेई ने कहा है। 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। अब ये जल्दी से इस पर जनरल चतुर्वेदी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस छोटा सा रिएक्शन इसमें आप दोनों दें। जनरल चतुर्वेदी पहले, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या वाकई नेतन्याहू वजह तलाश रहे हैं ईरान पर हमले की? हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा था कि अमेरिका ने कहा कि ईरान के हमने सब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बर्बाद कर दिए हैं। बंकर बस्ट बॉम्ब से हमने उसका जहाँ पे वो तैयारी कर रहा था बॉम्ब बनाने की, वो सब कम से कम 3 या 4 साल तक उसको पीछे कर दिया है। अब कहाँ से ये बॉम्ब आ गया जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे ऊपर करेगा? ये बेसिकली परसेप्शन बैटल चल रही है इस वक्त। और देखिए, पिछली बार भी जब कतर पे बेस पे किया है, ये सब स्टेज मैनेज था, क्योंकि ईरान को रिटेलिएट तो करना था जब इतना बड़ा हमला उनके ऊपर हुआ, बंकर बस्ट एम्यूनिशन उनके ऊपर डाला गया, ये सब उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया गया, तो रिटेलिएशन करना था।
अब रिटेलिएशन कहाँ करें? एक छोटे से बेस पे जहां अमेरिका को पहले बता दिया गया था कि आप खाली कर दो, नहीं, लोग तो कह वहां रहे पे हैं जाके कि आपने फायर कर दिया। लोग तो कह रहे हैं ये फिक्स मैच था, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये तो मैच सब फिक्स स्टेज थी यहाँ पे। और मैनेजमेंट ये खामनेई क्या एक बार फिर से क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की सेहत पर तो इस बयान का शायद ही कोई असर पड़े। देखिए, निश्चित रूप से अपने आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि वो तैयार हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं आगे करने के लिए। और इजराइल का जो अभी देखिए, इजराइल का जो पिछले 15 दिनों में एक्शन रहा है वो काफ़ी अग्रेसिव रहा है। हालांकि सीज तथाकथित सीज फायर जारी है, लेकिन वो कहाँ है? क्योंकि सीज तो अलग हो गया है, फायर ही फायर दिख रहा है। तो चीज़ें ऐसी तेजी से बदल रही हैं वहाँ पर। और अभी एक नई बात, जो नया एंगल आ रहा है कि उनके पास आणविक हथियार आ गए हैं। कहाँ से आए हैं वो? क्या उन्होंने बनाए तो कब बनाए? क्योंकि आपने तो ये क्लेम किया था कि उनके सारे जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके पास अब दमखम नहीं है। तो क्या कोई और देश ले रहा है? तो निश्चित रूप से इनकी संभावनाएं बहुत कम लगती है कि जिस प्रकार से एकदम तीखी, बिल्कुल जैसे कहा था ना, पैनी नजर से उस इलाके को देखा जा रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ऐसे जहाँ पर कि आप इंटेलिजेंस ISR की फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग हो, वहाँ पर कहना कि बाहर से आया, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। ठीक है, यहाँ तक खुद बनाने की बात है, संभावनाएं उसकी भी कम है। ये एक नैरेटिव सेटिंग, जैसा कि सर ने भी बताया कि नैरेटिव सेटिंग की बात है कि मतलब दोनों तरफ से नैरेटिव ही बिल्ड किया जा रहा है, नेतन्याहू चाहे जो कह रहे हैं और चाहे वो खामनेई जो कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, एक जगह जहां वाकई रियल वॉर लगातार जारी है, साल भर से ज्यादा हो चुका है, गाजा में IDF पर हमास का हमला। हमास ने घात लगाकर हमला किया है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पलटवार वहां पर किया है और भागने की कोशिश में IDF सैनिक की मौत का दावा किया है हमास ने। अल कस्साम ब्रिगेड, जो कि हमास की मिलिट्री यूनिट है, उसने एक वीडियो जारी किया है और यह दावा किया है। और गाजा में इजरायली सेना की 5 डिवीजन का ऑपरेशन। उत्तरी गाजा में तेज हुआ ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा रुका नहीं है। अगर आपको लगता है कि इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है और गाजा पर रोक दिया उसने हमले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमास के 10 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है इजरायल ने। और गाजा में अभी भी इजरायल की एयर स्ट्राइक, उनके ट्रूप्स, उनके टैंक्स लगातार दिख रहे हैं, लगातार वो हमले कर रहे हैं। गाजा में फायर फ्लाई ड्रोन से हमला। हमास लड़ाके पर टारगेटेड अटैक किया इजरायल ने। लड़ाके का पीछा कर ड्रोन विस्फोट किया। IDF ने हमले का वीडियो जारी किया। मतलब दोनों सबूत दे रहे हैं कि देखो हम भी मार रहे हैं और वो कह रहे हैं हम भी मार रहे हैं। उधर नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी। भारी संकट में होगा ईरानी शासन। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि भारी संकट में होगा ईरानी शासन। नेतन्याहू ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं और शर्तें नहीं मानने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी दी है। यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता ईरान, ये कहा नेतन्याहू ने। तो शर्तें क्या है नेतन्याहू की? वो शर्तें आइए आपको बताते हैं। ईरानी शासन गहरे संकट में है, ये कहा है यहां पर नेतन्याहू ने। उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन छोड़े। दूसरी शर्त है कि बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए और तीसरी शर्त है कि कोई आतंकी गतिविधि ना करे। शर्त नहीं मानने पर ईरान पर फिर से हमले की चेतावनी। जनरल चतुर्वेदी, एक छोटा सा कमेंट, आपको लगता है कि ईरान को इसमें से कोई एक शर्त भी मानेगा? ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस, तीनों का सारा कुछ वो पोषण और उनकी ट्रेनिंग, इक्विपिंग सब ईरान कर रहा है। और ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ इजराइल आज लड़ भी रहा है। गाजा में लड़ाई हो रही है, वेस्ट बैंक में लड़ाई, लेबनान में लड़ाई हो रही है। तो आपको लगता है मानेगा कोई शर्त? ईरान मानेगा? कोई शर्त नहीं मानेगा। ये सब आपस में एक दूसरे को डराने और धमकाने वाली बातें हैं। मतलब मुझे तो लगता है आपस में डराने धमकाने से ज्यादा ये अपने लोगों को बता रहे हैं, देखो हमने उसको इतनी वार्निंग दे दी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये शर्त आपको लगता है तो कोई बच्चा ही बता देगा जो इस वॉर को फॉलो कर रहा होगा कि ईरान इसमें से अगर एक भी शर्त मानता तो इतने नुकसान क्यों झेलता वो? लेकिन ये बताइए, इन 3 शर्तों में नया क्या है? हाँ। तो बातें तो पहले दिन से हम सुन रहे हैं कि भाई आप जैसा करिए वैसा करिए, और ईरान क्या करेगा सबको पता है, पूरा विश्व जानता है कि ईरान नहीं चाहेगा कि कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि हमले की तैयारी करेगा। जहां तक गाजा की बात है, कि बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब सीज फायर हुआ है तो उसमें गाजा में पुनः हथियार आए हैं। किस रूप से आए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए उनको टैंक आ रहे हैं, जबकि गाजा में जब इतना आपने अटैक किया था, फेवरेबल सिचुएशन अचीव कर ली थी, तो ये हथियार आना एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। शायद अभी थोड़े दिन और गाजा में, इस पर आगे कभी बैठेंगे तो जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।